अध्याय 116 टैन डोंग गेस्ट हाउस। वह सुंदर कमरा जहां टो नगा हुआंग आधे महीने से ज्यादा समय तक रहा। हालांकि यह स्वास्थ्य लाभ के लिए था, लेकिन वास्तव में यह उतना सुंदर नहीं था। यह कमरा सिर्फ एक अस्थायी निवास था। चारों तरफ की दीवारें क्यूई काउंटी रेशम से ढकी हुई थी। बचे हुए खाने को देखकर वह बात करना बंद नहीं कर सका। एक दिन पहले तक मैंने सुना था कि यह केवल वेई परिवार से संबंधित नहीं था। जब वह छोटी थी तो सुशी के पास वेई शाओ के साथ बताने के लिए एक कठिन कहानी थी। अनुवादक ने इसकी और भी सराहना की। अतिरिक्त सावधानी बरतें। यह जानते हुए कि कल सुशी ने शिकायत की थी कि कमरे में मोमबत्तियां बहुत गहरी थी और उसके ऊपर काला धुआं भी था, क्योंकि गोदाम में कोई परिष्कृत मोम नहीं था, और आज उसने उपहार देने के लिए कुछ अतिरिक्त खरीदा। नई परिष्कृत मोमबत्तियां बहुत उज्ज्वल थी और उनमें कोई दोष नहीं था। 9 मोमबत्तियां कैंडलस्टिक पर रखी गई थी और उन्हें जलाने के बाद कमरा दिन के उजाले की तरह चमक रहा था। सु नगा हुआंग ने स्नान समाप्त किया और एक नौकरानी ने उसकी मदद की। अंदर उसने एक चमकदार लाल पोशाक पहनी हुई थी, एक पतली छोटी आस्तीन वाली जैकेट जिस पर तैरते बादलों और फीनिक्स के साथ कढ़ाई की गई थी। सिकाड़ा पंखों की तरह शर्ट के पतले कपड़े के माध्यम से उसके नरम सफेद स्तन ठीक सामने दिखाई दे रहे थे। वह मेकअप मिरर के सामने बैठी थी और कांच पर प्रतिबिंब उसके माथे के बीच में एक घाव था। घाव गहरा नहीं था और निशान पूरी तरह से गायब हो गया था। केवल एक नाखून के आकार की गुलाबी त्वचा की एक परत रह गई थी। कुछ दिनों में यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सु नगा हुआंग ने अपनी जेड स्टिक निकाली और थोड़ा मरहम लगाया। ध्यान से अपने माथे की सूजन पर पोंछा। अपनी छोटी उंगली से इसे समान रूप से रगड़ा। मैडम दूसरों की तुलना में अधिक सुंदर हैं। सौभाग्य से उस दिन गिरावट गंभीर नहीं थी, अन्यथा एक निशान छोड़ना अफसोस की बात नहीं होगी। सु परिवार की एक बूढ़ी महिला खड़ी थी और खुश थी। सु नगा हुआंग ने आईने में अपने चेहरे को गौर से देखा। अपने सबसे खूबसूरत खिलने के बीच स्नान के बाद उसका रूप आकर्षक और मनोरम था। सुशिन कहाँ है? उसे अचानक कुछ याद आया। शाम हो चुकी थी और वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। अपने दिल में उसने सोचा कि क्या वह किसी रोमांटिक जगह पर गया है। सु नगा हुआंग ने भी यही अनुमान लगाया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने सोचा कि उसे इस भतीजे की जरूरत पड़ सकती है। अप्रत्याशित रूप से जब मैं पहली बार उसे नगु डुओंग के पास लाया तो लोकली ने सम्मेलन में मेरा मान गिरा दिया। अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मुझे हमेशा मार्गदर्शन के लिए वहां रहना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से यहाँ रह रहे टोनगा हुआंग ने एक बार उनसे कहा था कि बाहर मत जाओ, कहीं कोई परेशानी न हो जाए। उन्होंने उनकी बात मान ली। अप्रत्याशित रूप से कुछ दिन पहले टोनगा हुआंग ने उसे चुपके से अपने बगल में एक नौकरानी के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। एक नौकरानी जो मिट्टी की तरह नीच थी। अगर वह पूछने के लिए अपना मुंह खोलता तो निश्चित रूप से वह उसे दे देती। सु नगा हुआंग को जिस बात पर गुस्सा आया वह यह था कि उसने उसे फिर से धोखा दिया और उसे बहकाया। दादी जियांग, जो वेई परिवार की श्रीमती चू के बगल में थी, वह भी उनकी व्यक्ति थी। इस कारण से सु नगा हुआंग अपने बगल के नौकरों से बेहद सावधान थी कि वे उन्हें धोखा देने की हिम्मत करें। उस समय उसका उसके प्रति कठोर चेहरा था, जिसने सु शिन को उस नौकरानी को मारने के लिए मजबूर किया, जिसने उसके साथ संबंध बनाने के लिए उसे धोखा देने की हिम्मत की थी। पहले तो सु शिन जाने देने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन उसके दबाव में वह नौकरानी को मार डालने के लिए तैयार हो गया।
अगले दिन उसने कहा कि वह व्यक्ति कल रात एक गंभीर बीमारी से मर गया और उसे दफनाने के लिए शहर के बाहर कब्रिस्तान ले जाया गया। अंत में सुशिन संतुष्ट थी। अप्रत्याशित रूप से कुछ ही दिनों बाद वह बाहर उपद्रव मचाने के लिए भाग गया। उसके वापस आने का इंतजार करो, फिर उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। सु नगा हुआंग की पुतलियां गुस्से से चमक उठीं। बुढ़िया ने जवाब दिया। तुआट समय के हिसाब से देर हो चुकी थी, लेकिन सु टिन अभी भी वापस नहीं आया था। यह भी बहुत असामान्य था। सु टिन हमेशा उससे इसी तरह डरता था। भले ही वह खेलने के लिए बाहर गया हो, वह निश्चित रूप से इतनी देर से वापस आने की हिम्मत नहीं करेगा। सु नगा हुआंग के दिल में शुरुआती गुस्सा, क्योंकि उसके बेकार भतीजे ने उसे धोखा देने की हिम्मत की, धीरे धीरे गायब हो गया। इसके बजाय उसे बेचैनी का एहसास हुआ। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर डर गई, जैसे किसी बुरे पूर्वाभास की आशंका हो। मानो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण होने वाला था। सु नगा हुआंग के लिए भी यह भावना कोई नई बात नहीं थी। कई साल पहले जब उनके पति लियू ली के बड़े भाई सम्राट तुयेन की अचानक बीमारी से मृत्यु हो गई थी, तब भी उन्हें ऐसा ही महसूस हुआ था। वह क्षण था जब वह अपने जीवन के सपने के सबसे करीब थी। लेकिन लियू ए के अनुसार हान टोन जैसे नाम एक के बाद एक मंच पर आए और अंत में शाही परिवार से 7 वर्षीय लियू डोंग को सिंहासन पर बैठाया गया। जहां तक उस पति की बात है जिससे वह राजगद्दी की उम्मीद कर रही थी, भोर के बाद उसे कैद कर लिया गया और तब से उसे निगरानी में रहना पड़ रहा है। भोर के इंतजार में लंबी रातों के दौरान सु नगा हुआंग को भी उतना ही डर लगता था जितना अब लगता है। उसे डर था कि बुरी खबर आएगी। उसे इस भावना से नफरत थी। वहां बैठे बैठे परेशान और बेचैन महसूस करते हुए सु नगा हुआंग अपने छोटे से बिस्तर से उठी और कमरे में कुछ बार घूमी। क्या हो सकता है, उसने मन ही मन सोचा। उस शाम जब वह सबसे ज्यादा दृढ़ निश्चयी थी, जब उसने बाहर जाने की कोशिश की, तो झोंग लिन वाकई बदल गया था। उसे अभी भी उसके लिए पहले जैसी ही पुरानी भावनाएं याद थी और उसे थोड़ी दया भी आई। जब तक एक पुरुष को एक महिला पर दया आती है, तब तक यह अच्छी खबर है। इससे उसे अच्छा महसूस हुआ और उसने उसके साथ रहना जारी रखने का दृढ़ निश्चय किया। हालांकि अभी बेचैनी की उस भावना ने उसे चिंतित कर दिया। सु नगा हुआंग मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसने उन चीजों के बारे में सोचा जो उसने पहले की थी। अंत में उसने पुष्टि की कि उसने कोई गलती नहीं छोड़ी है जिससे लोगों को उसकी कमजोरी का पता चल सके। उस असफल साजिश में शामिल सभी लोग मर चुके थे। हालांकि मैडम तु को अंत में भी उस पर शक था, लेकिन सु नगा हुआंग को यकीन था कि उसे कोई सबूत नहीं मिल सकता। जब तक कोई सबूत नहीं था, वे उसके साथ क्या कर सकते थे? सु नगा हुआंग धीरे धीरे शांत हो गई। वह फिर से आईने के सामने बैठ गई। अचानक उसे अपने भतीजे सु टिन की याद आ गई। वह कुछ देर तक आईने में अपने चेहरे को ध्यान से देखती रही। महिला की आंखों में धीरे धीरे एक गहरी उदासी उभरी। उस समय दरवाजे के बाहर से जल्दबाजी में कदमों की आवाज आई। कदम अचानक और भारी दोनों थे। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि एक आदमी उसके कमरे में तेजी से चल रहा था, जो गुस्से में उसके पैरों पर ठोकर मार रहा था। प्रत्येक आवाज सु नगा हुआंग के कान के पर्दों पर लग रही थी। उसकी दिल की धड़कन, जो अभी अभी शांत हुई थी, अचानक फिर से तेज हो गई। उसके हाव भाव बदल गए। वह अचानक आईने के सामने कूद गई, तेजी से दरवाजे की ओर चल पड़ी। इससे पहले कि सु नगा हुआंग उस जगह तक पहुंच पाती, किसी ने बाहर से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। वेई शाओ आ गया। उसके कदम तुरंत रुक गए। उसका चेहरा सख्त और मुड़ा हुआ था।
उसकी पुतलियों में हवा और बारिश घूम रही थी। गुस्सा उबल रहा था। वह अंदर चला गया और तभी सु नगाहुआंग ने देखा कि वह अपने भतीजे को एक हाथ में उठाए हुए था जो पूरी रात लापता था। सु टिन एक मरे हुए कुत्ते से अलग नहीं था, जिसे वेई शाओ ने सु नगाहुआंग के पैरों पर फेंक दिया था। सु नगाहुआंग ने अपना सिर नीचे करके सु टिन के शरीर पर लगे खून के धब्बों को देखा, मानो वह अभी अभी किसी बूचड़खाने से रेंगकर बाहर आया हो। वह पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर ऐंठ रहा था और संघर्ष कर रहा था क्योंकि वह अपना खून से लथपथ हाथ सु नगाहुआंग की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। यह सब मेरी चाची के आदेशों के कारण था। उसकी टूटी फूटी और रुक रुक कर आवाज उसके दांतहीन मुंह से निकली। ऐसा लग रहा था कि वह शब्दों को पहचानने में असमर्थ था। मुझे छोड़ दो। वह बेहोश हो गया। सु नगाहुआंग की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा पीला और रक्तहीन हो गया। तुम नीच नौकर, इतने बुरे इरादों के साथ तुम मेरी दादी के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कर रहे हो? वेई शाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। सु नगाहुआंग ने कभी वेई शाओ को शेर की तरह गुस्से में नहीं देखा था। उसने डर से उसकी तरफ देखा। उसके दांत कांप रहे थे और वह एक कदम पीछे हट गई। जब तक उसकी पीठ नाजुक पैटर्न वाले रेशम से ढकी दीवार को नहीं छू गई। एरलांग, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। हमें अपने पूर्वजों को नुकसान पहुंचाने की साजिश क्यों करनी चाहिए? अंत में टो टिन ने उससे क्या कहा? मैं नहीं जानता। आपका नौकर। तुम मुझे फिर से एरलांग कहकर बुलाने की हिम्मत करोगे? वेई शाओ दहाड़ते हुए बोला। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बहुत ही भयानक लग रहा था। सु नगाहुआंग एक पल के लिए रुक गया। तुम्हारे भतीजे ने पहले ही सब कुछ स्वीकार कर लिया है। उसने दादी जियांग के साथ सांठगांठ की, मार्क्विस जियांग की पत्नी से सांप का जहर लिया। दादी जियांग से कहा कि वह इस मौके का फायदा उठाकर मेरी दादी को जहर दे, मेरी माँ को फंसाए और फिर मार्क्विस जियांग की पत्नी को मार डाले। वेई शाओ ने हर शब्द को दबाते हुए कहा। सबसे पहले शियाओ कियाओ ने उसे बताया कि सु शिन का मार्क्विस जियांग की पत्नी के साथ रिश्ता था। उसे शक था कि पिछले साल उसकी दादी को जहर दिए जाने का संबंध सु शी से था। वेई शाओ की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि इस पर विश्वास करना मुश्किल था। ठीक वैसे ही जैसे उसने शियाओ कियाओ से कहा था। आज उसने अपनी जवानी की भोली भाली बातों को छोड़ दिया था। अब सु शी सिर्फ वह लड़की थी जिसे वह अपनी यादों में बड़ी बहन कहता था। लेकिन उसके दिल की गहराई में उस लड़की के प्रति जो उसके जीवन के सबसे काले सालों में उसकी साथी रही थी जब वह 12 साल का था, उसके पास अभी भी अस्पष्ट लेकिन खूबसूरत यादें थीं। उसे यह विश्वास करना मुश्किल था कि उसकी यादों में एक कोमल लड़की ऐसी चीजें कर सकती है। थोड़ी देर में उसने सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दिल में उसकी जवानी की छाया को भगाने के लिए उसकी पत्नी ऐसी निराधार कहानी सोचेगी? यह तब तक नहीं था जब तक उसने अपनी दादी का पत्र नहीं देखा। उस समय वह बुरी तरह डर गया था। प्रतिक्रिया करने के बाद वह फिर से गुस्से और धोखा दिए जाने के डर से भर गया। उसे अब कोई संदेह नहीं था। यह फिर से सु शी थी। उसने लगभग उस दादी को मार डाला जिसका वह दुनिया में सबसे अधिक सम्मान करता था, और वह दादी जिसे वह सबसे अधिक ईमानदारी से प्यार करता था। क्या वह उसे माफ कर सकता है? एक पल के लिए शांत कमरे में सु नगाहुआंग ने अचानक कराहते हुए कहा, झोंग लैन, सु शिन पर भरोसा मत करो। यह हृदयहीन और निकम्मा आदमी। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझसे इतनी नफरत करेगा और मुझे नुकसान भी पहुंचाएगा। मुझे सच में नहीं पता। जब वह समझा रही थी तो वेई शाओ के पीछे से 2 मजबूत योद्धा दौड़े। उन्होंने सु नगाहुआंग के दोनों हाथ पकड़ लिए
और उसे बाहर खींच लिया। सु नगा हुआंग ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया। उसके सावधानी से बंधे बाल बिखर गए, उसकी हेयरपिन जमीन पर गिर गई, उसके कंधे पर सिकाड़ा के पंख जितनी पतली रेशमी शर्ट फिसल गई। उसने खुद को संभालने की पूरी कोशिश की। आखिरकार जब उसे वेई शाओ के पास खींचा गया तो उसके चेहरे पर पहले से ही आंसू बह रहे थे। वह कांप उठी और बोली, झोंगलिन, क्या तुम भूल गए हो? उस समय तुम्हें तेज बुखार था, तुम बेहोश थी। मैं पूरी रात तुम्हारी सेवा में तुम्हारे साथ थी। क्या आप भूल गए? आपने कहा था कि आप जीवन भर मेरी रक्षा करेंगे। अब किसी बाहरी व्यक्ति के एक शब्द के कारण आप मेरी इस तरह निंदा कर रहे हैं। क्या आप मुझे अपना औचित्य सिद्ध करने का एक मौका भी नहीं दे सकते? अध्याय 117। उसे जाने दो। जब सु नगा हुआंग को दहलीज पर घसीटा गया तो वेई शाओ अचानक फिर से चिल्लाई। उसके शरीर पर पागल सांस पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसका चेहरा ठंडा था, उसकी कनपटी गंदी थी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। टोनगा हुआंग थकी हुई और दुखी होकर जमीन पर बैठ गई। उसके बेदाग जेड़ हाथ अब दहलीज से चिपके हुए थे। उसके हाथों के पीछे मकड़ी के जाले जैसी हरी नसें दिखाई दे रही थी। ट्रोंगलैन, क्या तुम्हें पिछले साल का लोकलाई सम्मेलन याद है? मेरे भतीजे ने घृणित व्यवहार किया था। जब वह लौटा तो मैंने उसे कड़ी फटकार लगाई थी। उस समय वह पहले से ही नाराजगी महसूस कर रहा था। जब मैंने उसे लेडी ली हुआंग हो को मारने के लिए भेजा तो वह उस महिला द्वारा बहकाया गया था। जब उन दोनों का अफेयर चल रहा था तो वह कुछ भी नहीं करना चाहता था। क्योंकि मैंने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था, इसलिए उसके पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। निश्चित रूप से तब वह मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। कुछ दिन पहले तक मुझे अचानक पता चला कि उसका मेरे बगल में रहने वाली एक नौकरानी के साथ भी संबंध था। वह नौकरानी मेरे प्रति अहंकारी थी और मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में बुरा भला कहती थी और मुझे कोसती थी। मैं इतना क्रोधित था कि मैंने उसे कठोर दंड दिया और उस नौकरानी को मार डाला। उस समय मेरी ओर देखते हुए उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से आक्रोश झलक रहा था। निश्चय ही उसके हृदय में और भी अधिक घृणा थी। मुझे नहीं पता कि ट्रोंगलैन ने यह अफवाह कहाँ से सुनी कि मैंने तुम्हारी दादी को नुकसान पहुंचाया है। उसने टो टिन को पूछताछ के लिए घसीटा। वह भागना चाहता था और वह मुझसे बहुत नफरत करता था। बेशक वह सारा दोष मुझ पर डाल देगा। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। वेई शाओ ने उसकी तरफ देखा और आगे कुछ नहीं कहा। सु नगा हुआंग ने पानी से बाहर निकली मछली की तरह अपना मुंह खोला, जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी छाती भी जोर जोर से धड़क रही थी, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। अपने दिल में वह बहुत स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि अभी वह सिर्फ डर के कारण भ्रमित नहीं हो सकती। एक बार अगर उसमें थोड़ी सी भी शर्म आ गई तो वह निश्चित रूप से अनंत काल तक नरक में गिर जाएगी। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। पिछली घटनाओं का उससे कोई लेना देना नहीं है। नगा हुआंग ने खुद को ऐसा याद दिलाया, ऐसा लगा जैसे उसे धीरे धीरे विश्वास हो गया कि यह सच था। जो शक्ति गायब हो गई थी वह शीघ्र ही वापस आ गई। यह सच है कि मैंने टो टिन को नगुडोंग गढ़ में हुआंग हो फु नहान को मारने के लिए कहा था। मैं इनकार नहीं करता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं उससे बहुत नाराज हूँ। एक समय था जब मैं भी लोयांग में था और हम बहुत करीब थे। मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता हूँ। हमारे पास एक दूसरे से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे यह छिपाओगे और लुलोई के साथ गुप्त रूप से संबंध बनाओगे। जब मुझे यह पता चला तो मैं बहुत क्रोधित हुआ।
मैं उससे पूछताछ करने के लिए उसके पास गया, लेकिन उसने मुझे अपमानित किया, इसलिए मैंने उससे संपर्क तोड़ने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से उस समय के बाद उसने रुकने से इनकार कर दिया और पहले की तरह लुओ लुई के साथ गुप्त रूप से मिलना जारी रखा। मैं कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि न देखने का नाटक करूं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ मस्ती करने के लिए लियू ली ने भी लंबे समय तक कामोद्दीपक का इस्तेमाल किया। यद्यपि इसका उत्तेजक प्रभाव होता है, लेकिन यह धीरे धीरे शरीर को कमजोर भी कर देता है। जब मैंने यह समाचार सुना, तब तक लियू ली गंभीर रूप से बीमार हो चुकी थी और न तो दवा और न ही एक्यूपंक्चर कोई कारगर उपाय था। मैंने अपने पति को ऐसे ही खो दिया। मैं उनसे नफरत कैसे न करूं? मरने से पहले लियू ली ने कहा कि अगर उसे पता होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता। उसने अपनी रखैल से कहा कि वह अपनी जान का प्रायश्चित करने के लिए उसे जरूर मार डालेगी। मैं तो बस अपने पति की इच्छा पूरी करना चाहती थी जब तक कि वह जीवित थे, इसलिए मेरे पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह एक ही सांस में बोल गई और अपनी आवाज साफ करने के लिए मुंह में भरी लार को निगलने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अभी अभी हुई अचानक घटना के कारण उसका मुंह और गला सूख गया था। उसने ऊपर देखा और वेई शाओ की ठंडी, अविचल पुतलियों से मुलाकात की। यह सच है कि मैंने हुओंग हो की पत्नी को मार डाला, लेकिन मेरे और उस नीच उपपत्नी के बीच संबंध केवल उसी स्तर तक पहुंचे थे जब तक आपने यह नहीं कहा कि उसका दादी जियांग के साथ संबंध था। दादी जियांग ने मेरी मामी को नुकसान पहुंचाने के लिए उससे जहर कैसे लिया, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। ट्रोंग लैन, मैं आपसे विनती करता हूँ, एक पक्ष की बात मत सुनिए। मेरा भतीजा। उसकी घृणा भरी नजर सु शिन पर पड़ी जो जमीन पर गिर गया था। यद्यपि वह मेरा भतीजा है, परंतु वह नीच चरित्र का और विश्वासघाती है। मुझे पहले इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं इसे साथ ले आया। धीरे धीरे इसने अपना असली स्वरूप प्रकट कर दिया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसने पूरी तरह से झूठा बयान दिया, लोगों को बदनाम किया, सारा दोष मुझ पर डाल दिया। टोटिन दर्द से जाग उठा। वह जमीन पर मृत होने का नाटक करते हुए लेटा रहा। उसने टो नगा हुआंग को अपने कानों में कोसते हुए सुना। उसके शरीर पर कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो दर्द से भरी न हो। अभी अभी वेई शाओ की क्रूर हरकतों को याद करके वह कांप उठा, अब और दिखावा करने में असमर्थ। मार्क्विस, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। भले ही उसने मुझे नहीं बताया, मैंने देखा, वह पूरे दिल से तुमसे दोबारा शादी करना चाहती थी। उसे बूढ़ी औरत से नफरत थी क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। सु नगा हुआंग को इससे इतनी नफरत थी कि उसके दांत खुजलाने लगे, यह जानते हुए कि वह ऐसा नहीं करती। उसके पास उसके जैसे व्यक्ति को साथ लाने की हिम्मत क्यों थी, जिसके पास सफलता और असफलता दोनों थी। दरअसल जब से वह आईने के सामने विचारों में खोई थी, तब से एक बार फिर सु शिन को खत्म करने का विचार उसके दिमाग में आ गया था। सु शिन पहले से ही बहुत सी बातें जानती थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो यह प्रयोग योग्य नहीं रहेगा। इसे रखना भविष्य में उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। यह विचार हाल ही में कई बार उसके मन में आया था। बस वह हिचकिचा रही थी और अनिर्णायक थी। इस समय उसे इस बात का बहुत पछतावा हो रहा था। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने इस कमीने को पहले क्यों नहीं मारा। उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? अगर उसने मेरी चाची की रक्षा की होती, तो उसे जीने का मौका मिलता। मैं सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकता हूँ कि मैं इतना निर्दयी नहीं था। सिर्फ अब मैं एक निष्क्रिय स्थिति में आ गया हूँ। सु नगा हुआंग आगे बढ़ा और गुस्से में सु टिन को जोरदार थप्पड़ मारा। कोई कमीना कैसे हो सकता है जो तुम्हारे जैसा काला होकर सफेद हो जाता है और सही और गलत को भ्रमित करता है?
उसने अपना सिर उठाया, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। ट्रॉन्गलैन, मैं मानता हूँ कि मुझे अभी भी अपने पुराने प्यार की याद आती है। उस दिन जब मैं आपसे मिलने आया था, तो मैंने कहा था, मैं जीवन भर अपने जन्म के भाग्य की कहानी से बंधा रहा हूँ और इस बिंदु तक भटकता रहा हूँ। मुझे इसका बहुत अफसोस है। ये मेरे सच्चे विचार हैं। मैंने आपसे जरा भी झूठ नहीं बोला। मेरी जवानी के दिनों में तुम मेरे दिल का प्यार थे। मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ भी चुका दिया, लेकिन अंत में मैं अपने परिवार की व्यवस्था से बच नहीं सका और मुझे लियू ली से शादी करनी पड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय मैं कितनी पीड़ा में था? क्या तुम्हें याद है कि मेरी आवाज कैसी थी? तुमने एक बार मेरी तारीफ की थी, मेरी बहन की आवाज बहुत सुंदर है। उस समय मैंने तुमसे कहा था कि मैं इस जीवन में केवल तुम्हारे लिए ही गाऊंगा। लियू ली से शादी करने के बाद मैंने ऐसी दवा ली जिससे मेरा गला खराब हो गया और मैंने सभी को बताया कि मैं बीमार हूँ और मैंने गलत दवा ले ली है। मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने एक बार मेरी गायन आवाज की प्रशंसा की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक बार आपसे सहमत था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में भले ही मैं तुमसे शादी करने की अपनी इच्छा पूरी न कर सकूं, फिर भी मैं किसी दूसरे आदमी के लिए फिर से नहीं गाना चाहती। चुप रहो, वेई शाओ अचानक चिल्लाया। सो नगा हुआंग की आवाज भावुक लग रही थी। उसकी सफेद भुजाएं मुड़ी हुई थी, आंसू गिर रहे थे। उसकी छाती के ठीक सामने चमकीले लाल कपड़े गीले हो रहे थे। उसने आगे कहा, अगर आप नहीं चाहते कि मैं अतीत के बारे में बात करूं, तो मैं अब और बात नहीं करूंगी। लेकिन उस दिन मैंने आपको यह स्पष्ट कर दिया था कि भले ही मैं इसे सहन न कर सकूं, लेकिन मुझे अपनी जगह पता होगी और अतीत का अनुसरण करना मेरे लिए कठिन होगा। अब जब आप मेरी देखभाल करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं और मेरे जीवन के बाकी समय के लिए मेरी रक्षा करने के लिए सहमत हैं, तो मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूँ। मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूँ कि उस बूढ़ी औरत को नुकसान पहुँचाऊं? अब जब बुढ़िया मर चुकी है तो क्या वह मुझसे शादी करने को राजी होगा? जब मैं छोटा था तो अक्सर तुम्हारे घर आता था। मेरी मामी मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, दयालु और प्यार करने वाली थी, और मुझे अपनी मामी से कोई शिकायत नहीं थी। वह अचानक इतनी निर्दयी क्यों हो गई और अपनी जान को नुकसान पहुंचाना चाहती है? अगर ऐसा था भी तो मेरे पास उस बूढ़ी महिला को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा आपने अभी कहा कि मैंने श्रीमती जियांग को आपको जहर देने का आदेश दिया था। वह दशकों से अपनी मां के साथ रही है, हमेशा उनके साथ रही। लेकिन वेई परिवार के घर का मुख्य द्वार भी मेरे लिए प्रवेश और निकास के लिए कठिन है। मैं उसे अपने आदेश सुनने के लिए कैसे राजी कर सकता हूँ? वेई शाओ ने ठंडे स्वर में कहा, मेरी माँ के छोटे भाई ने एक बार दादी जियांग के बेटे को नुकसान पहुँचाया था। उस समय मेरी माँ ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था। दादी जियांग ने अपना बच्चा खो दिया था, इसलिए उन्होंने अपने मन में नफरत और आक्रोश को दबा रखा था, उसे बाहर नहीं आने दिया। जब आपने उसका इस्तेमाल किया, तो आप उससे बदला लेना चाहते थे, इसलिए वह आपके आदेशों का पालन करने के लिए सहमत हो गई और आपकी दादी को नुकसान पहुंचाने और मेरी माँ को फंसाने की साजिश रचने लगी। हे दुष्ट स्त्री, तुमने इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और फिर भी तुम मुझसे अपनी जवानी का जिक्र करने की हिम्मत कर रही हो? सु नगा हुआंग की पलकें फड़क उठीं। वेई शाओ की बातें सुनकर उसकी धड़कनें, जो धीरे धीरे धीमी हो रही थी, अचानक तेज गति से धड़कने लगी। ट्रॉन्गलैन, मुझे नहीं पता कि तुमने ये कहानियां कहाँ सुनी। यदि आप दूसरों को दोष देना चाहते हैं, तो इसके कई कारण हैं।
अगर आपके पास ठोस सबूत है तो आज मैं बिना किसी शिकायत के स्वेच्छा से आपके हाथों मर जाऊंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ बाहरी लोगों की साजिशों पर ध्यान देंगे और फिर मेरी इस तरह निंदा करेंगे, तो भले ही मैं मर जाऊं, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसने अपनी ठोड़ी उठाई और कर्कश आवाज में बोली। वेई शाओ ने एक पल के लिए उसे देखा। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं, जिससे यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह क्या सोच रहा था। उसने बाहर खड़े 2 सैनिकों को चिल्लाकर कहा, उसे जेल में डाल दो। फिर अपने पैर उठाए और सीधा चला गया। सु नगा होआंग घबरा गया और जोर से चिल्लाया। उसने सुना कि उसकी आवाज में कोई भावना नहीं थी, घृणा का एक भी निशान नहीं था। ताजा खून से सनी तलवार की तरह, ठंडी और किसी जीवित व्यक्ति की सांस से रहित। वह जानती थी कि वह सच कह रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि यह किस तरह का काल कोठरी था। पहले लुओयांग की सबसे बड़ी हवेली में भी अंधेरे और उदास भूमिगत में इस तरह का एक काल कोठरी था। चाहे बंद व्यक्ति कितना भी दृढ़ इच्छाशक्ति वाला क्यों न हो, कोई भी आधे साल से अधिक नहीं टिक सकता। उसे अभी भी याद है कि उसने लियू ली की पसंदीदा उपपत्नी को बंद कर दिया था, जिसने उसे अपनी आवाज खोने का कारण बनाया था। केवल 3 महीनों के बाद, जब वह यह देखने के लिए नीचे गई कि वह कैसा कर रही है, तो वह महिला पूरी तरह से बदल गई थी। उसके सामने पागलों की तरह दौड़ रही थी, यहाँ तक कि अपने मुंह में गंदी चीजें भी डाल रही थी। सु नगा होआंग का चेहरा पीला पड़ गया था। वह कुछ कदम रेंगती हुई चली गई। वी शाओ के पैर को कसकर पकड़ लिया, उसे जाने देने से इनकार कर दिया। ट्रोंग लैन, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मैंने आपकी दादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मेरे पास नहीं है। उसने चीखने की कोशिश की, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ngू थियू ने उसकी बाहों से छूटने के लिए अपना पैर उठाया। टोनगा होआंग जमीन पर गिर गया। कौन है भाई? वैसे उसे यह बात किसने बताई? क्या वह क्यू नू है? हाँ, यह अवश्य ही वह होगी। ट्रोंगलैन, वह उस पर कैसे विश्वास कर सकता है? क्या आप भूल गए हैं कि उस वर्ष आपके माता पिता ने कैसे त्याग किया था? वे क्यों परिवार द्वारा मारे गए? क्या आप भूल गए हैं कि किस वर्ष आपने पारिवारिक मंदिर में शपथ ली थी कि एक दिन आपको क्यू परिवार के सभी लोगों को मार डालना होगा? अब तुम उस क्यूनू पर मुग्ध हो। उसकी एक तरफा बातें सुनकर भी तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। क्यों परिवार को उससे दुश्मनी है? वे उसे संभवतः आपसे बदला लेने के लिए यहाँ लाए हैं, ताकि वह आपके खिलाफ साजिश रच सके। वह जोर जोर से रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी, फिर अचानक उठ खड़ी हुई और वेई शाओ के पीछे पीछे चिल्लाने लगी। जब वे बाहर जा रहे थे, इस दुनिया में कोई भी महिला पुरुषों के खिलाफ साजिश रचने से बच नहीं सकती, या तो स्वार्थ के लिए या फिर लाभ के लिए। ट्रोंग लैन, इसके बारे में सोचो। वह लैंग या लू दीम की बचपन की प्रेमिका है। वे दोनों आत्मा साथी हैं और यहाँ तक कि एक विवाह अनुबंध भी है। उसे क्यों परिवार द्वारा यहाँ क्यों लाया गया था? फिर भी वह उसकी सेवा करने के लिए विनम्र और आज्ञाकारी क्यों हो सकती थी? ट्रोंग लैन, तुम हमेशा से ही होशियार रही हो। जरा सोचो और तुम्हें समझ आ जाएगा। वह तुम्हारे साथ इतनी ईमानदार कैसे हो सकती है? निश्चित ही गहन विचार होंगे, निश्चित ही अन्य योजनाएं होंगी। अब आप यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हान टोन मुझे नुकसान पहुंचाए। इस तरह मेरी रक्षा करते हुए उसका दिल आपके सामने मेरे बारे में बुरा बोलने का है। यह सही है। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, वह मुड़ी और जमीन से ऊपर उठ गई। दादी जियांग को उसने रिश्वत दी थी, वह उसके लिए काम भी कर सकती थी। कियाओ और वेई दोनों परिवार दुश्मन हैं। कियाओ परिवार ने अपनी बेटी को यहाँ भेजा है।
यह निश्चित रूप से एक साधारण शादी के लिए नहीं है। इसके पीछे कोई उद्देश्य अवश्य होगा। ट्रोंगलैन, तुम सतर्क रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। मूल रूप से वेई शाओ पहले से ही सीधे बाहर चला गया था, आराम से चलते हुए। जब वह अचानक रुक गया, उसका शरीर स्थिर खड़ा था। एक पल बाद वह अचानक मुड़ा और तेजी से सु नगा हुआंग की ओर चल पड़ा। वह उसके सामने रुक गया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, उसकी आंखें नीचे थीं, उसकी निगाहें अभी भी ठंडी थीं, उसका चेहरा भावहीन था। सु नगा हुआंग भारी सांस ले रही थी, सीधे खड़ी नहीं हो पा रही थी। वह जमीन पर बैठ गई, उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। ट्रोंगलैन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करता? मैं ही वह हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है। तुम नीच नौकर हो। उस पल वेई शाओ पागल हो गया था। वह सु नगा हुआंग के सामने आगे बढ़ा। उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया और उसे जमीन से ऊपर खींच लिया। उसके चेहरे की मांसपेशियां मुड़ गईं, उसकी आंखें क्रूरता से चमक उठीं। वह बेहद भयानक लग रहा था। तुमने मेरी दादी को मारने की साजिश रची। इसके अलावा पत्र में मेरी दादी ने कहा, सबसे पहले हमें तुम्हें छूना नहीं चाहिए। यदि तुम कबूल करते हो तो तुम्हारी दादी की खातिर मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा और तुम्हें सुरक्षित घर लौटने दूंगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अज्ञानी होगे और मेरे बारे में इस तरह बुरा बोलने का साहस करोगे। उसकी कनपटियों की नीली नसें फड़कने लगी, उसकी अंगुलियां बाहर निकल आईं, उसकी पांचों उंगलियां कसकर बंद हो गईं और सु नगा हुआंग की गर्दन को इस कदर दबाया गया कि वह सांस लेने में असमर्थ हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें सफेद हो गईं, उसके हाथ इधर उधर लहरा रहे थे और उसके गले से अजीब सी चीखें निकल रही थी। जब उसने हाथ बढ़ाकर वेई शाओ की आस्तीन पकड़ी तो उसने उसे छोड़ दिया और सु नगा हुआंग बुरी तरह खांसते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सैन्य नियमों में हत्या के प्रयास की सजा कैसे दी जाती है? उसने अपने पीछे खड़े सिपाही से ठंडे स्वर में पूछा। सिपाही ने सिर झुकाकर कहा, नाक काटकर सजा दी जाएगी। वेई शाओ ने कहा, इससे निपटो। स्वर ठंडा था। बोलने के बाद वह पलटा और चला गया। उसके पीछे अविश्वास की चीख थी, टूटे हुए दिल की तरह जोरदार। फिर यह बंद हो गया। सुअर के घंटे के अंत में वेई शाओ अभी भी वापस नहीं आया था। भले ही रात हो चुकी थी, जियो कियाओं को अभी भी नींद नहीं आ रही थी। वह तकिए पर लेट गई, अपनी आंखें बंद कर ली और जब वे चले गए तो वेई शाओ के गुस्से वाले चेहरे को याद किया। अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई। वह सुअर के घंटे के अंत तक करवटें बदलती रही और आखिरकार उसने बाहर परिचित कदमों की आवाज सुनी। दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ था। वेई शाओ ने उसे धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। जियो कियाओ जल्दी से बिस्तर से उठी, कपड़ों की एक और परत पहनी और उसका अभिवादन करने गई। उसका गंभीर चेहरा देखकर, जैसे कि वह अभी भी गुस्से में था, उसने विशिष्ट स्थिति के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की। मैंने उससे धीरे से पूछा कि क्या वह देर रात का नाश्ता चाहता है। वेई शाओ ने अपना सिर हिलाया। उसने उसे नहाने के लिए कपड़े दिए। जब वे बाथरूम से बाहर आए तो वे दोनों एक के बाद एक बिस्तर पर चले गए। लेटने के बाद क्यू क्यू ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर उन्हें फिर से खोला। उसने देखा कि वह अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए ऊपर की ओर देख रहा था। उसकी भौहों के बीच थकान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह एक क्षण के लिए झिझकी, फिर अपना हाथ उसके पेट पर रखा, उसे सहलाया और धीरे से पूछा, क्या हुआ, पतिदेव? वेई शाओ ने अपनी आंखें खोलीं,
वह एक पल के लिए उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। अचानक उसकी बाहें उसे अपनी बाहों में जकड़ने के लिए आगे बढ़ी और एक अलग तरीके से उत्तर दिया, यार यार, क्या तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया है? अध्याय 118। ज्यो क्याओ स्तब्ध रह गई। उसे अजीब लग रहा था। उसके सवाल का आज रात की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था। शाम को लौटने के बाद उसे पता चला कि सुशिन एक बार मार्क्विस ऑफ जियांग की पत्नी के पास लौटी थी और फिर उसने अपनी दादी का पत्र पढ़ा। उस पल उसके चेहरे का रंग धीरे धीरे बदल गया और वह पलटकर बाहर चला गया। उसने उसे नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन ज्यो क्याओ समझ गया। वह सु नगा हुआंग को खोजने के लिए सराय में गया। या तो उसका सामना करो या कुछ करो। उसके बाद वह अब केवल घर लौट आया। क्योंकि दोनों के बीच का रिश्ता आम लोगों जैसा नहीं था, यह उनकी जवानी की छाया से बंधा एक खास रिश्ता था। इसलिए ट्यू कियू ने इस प्रक्रिया और परिणाम का न्याय करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन लौटने के बाद उसके हाव भाव को देखकर लगता है कि शायद वह बहुत सहज नहीं था। लेकिन परिणाम चाहे जो भी रहा हो, लौटने के बाद उसने एक बार भी सु नगा हुआंग का जिक्र नहीं किया और यह भी नहीं पूछा कि क्या उसने उससे कुछ छिपाया है। कितना अजीब है। जियाओ क्याओ के दिल में कई सारी बातें याद आ गई जो उसने उससे छिपाई थी। वह यहाँ आकर बस गई थी। वह जानती थी कि अपने पिछले जन्म में वह न केवल एक सम्राट था, बल्कि सु नगा हुआंग के साथ उसकी रखैले भी थी, जिससे क्याओ परिवार के सभी लोग मारे गए थे। उसे डर था कि एक दिन वह उसके परिवार के खिलाफ हो जाएगा, इसलिए उसने अपने पिता को युद्ध के लिए तैयार रहने और स्वतंत्र होने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह उसे वे बातें नहीं बता सकती थी, भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, वह उन्हें नहीं बता सकती थी। जियाओ क्याओ ने वापस पूछा, पति ने अचानक मुझसे यह क्यों पूछा? वेई शाओ ने कहा, बस जवाब दो। उसकी आवाज में जिद भरी हुई थी। बिल्कुल नहीं, ट्यू कियू ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। ngू थियू अभी भी उसे पहले की तरह घूर रहा था। उसकी उंगलियां धीरे से उसके चेहरे को सहला रही थी। उसने अचानक अपनी पकड़ मजबूत कर ली, उसे कसकर अपनी छाती में खींच लिया। यार यार, याद रखना, मुझसे झूठ मत बोलना, ट्यू कियू ने उसे अपने कान में धीरे से बुदबुदाते हुए सुना। उसकी गर्म सांसों ने उसके कान को जला दिया। उसके दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। उसे ऐसे ही गले लगाए रखो, तब तक गले लगाए रखो जब तक उसकी सांस फूलने न लगे। फिर वह उसे फिर से चूमने लगा, एक लालची बच्चे की तरह जिसने कैंडी का स्वाद चखा हो। उसकी कोमल जीभ ने जियाओ क्याओ के गालों को चाटा, फिर उसके होठों को, उसके चेहरे को गीला कर दिया। दरअसल जियाओ क्याओ वाकई जानना चाहती थी कि यहाँ से जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। क्या सु नगा हुआंग ने इसे स्वीकार किया? इसका नतीजा क्या हुआ? लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इसका जिक्र नहीं करना चाहता था। अंत में उसकी जीभ ने उसके दांत खोल दिए, अंदर टटोलना जारी रखा और दूसरे व्यक्ति की सुगंधित जीभ को जोर से चूसा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और पूछने का विचार मन से निकाल दिया। अगली सुबह दोनों जाग उठे। नाश्ते के बाद वेई शाओ बाहर गया। घर हर दूसरे दिन की तरह ही था। जियाओ क्याओ ने उसे कमरे से बाहर निकाला, उसके कपड़े ठीक करने में मदद की और सहजता से पूछा, पति, कल रात क्या हुआ? वेई शाओ ने उसकी ओर देखा। सैन्य नियमों के अनुसार हत्या का प्रयास, वेई शाओ ने शांति से उत्तर दिया। जुआन नियांग ने जियासी से जल्दी से सुना, सैन्य नियमों के अनुसार हत्या के प्रयास की सजा कैसे होगी? उसने कई रूपों का अनुमान लगाया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब उसे पता चला कि सजा उसकी नाक काटने की थी,
तो जियाओ कियाओ अभी भी काँप उठी। उसकी गर्दन के पीछे के बाल भी खड़े हो गए, बहुत असहज। बेशक वह सु नगा हुआंग के साथ सहानुभूति रखने के लिए एक संत नहीं थी। यह महिला कितनी भयानक थी, कोई भी उससे बेहतर नहीं समझ सकता था। अपने पिछले जीवन के सपने में, जिसे वह अपनी अवर्णनीय महान नियति कहती थी, उसे पूरा करने के लिए सुशी ने मैडम तू को नुकसान पहुंचाया था, दाकियाओं को नुकसान पहुंचाया था और दोनों हाथों को दूसरों के खून से लथपथ वेई शाओ के ड्रैगन बेड पर रेंगती हुई चली गई। उस जीवन की घटनाओं का जिक्र न करें, सिर्फ इस जीवन का, सबसे यथार्थवादी वास्तविक दुनिया में मैडम तू उसके हाथों जहर से लगभग मर गई। उन जीवनों का जिक्र न करें जिन्होंने उसके आने का मार्ग प्रशस्त किया। उसे उचित रूप से दंडित किए जाने की आवश्यकता थी। लेकिन जियाओ कियाओ को वेई शाओ के व्यवहार से असहजता महसूस हुई। सच कहूं तो जियाओ कियाओ को थोड़ा डर लगा। जियाओ कियाओ ने मैडम तू को जो पत्र भेजा, उसमें उसने कहा कि सु नगा हुआंग पहले ही जिन यांग के पास जा चुका था और आराम करने के लिए रुक रहा था। फिर उसने पिछले साल के जहर के बारे में पूछा, क्या उसके बाद कोई प्रगति हुई है? मैडम तू ने जवाब दिया, श्रीमती चुंग अभी भी नियमित रूप से पूछताछ करती हैं। यद्यपि सुराग तो मिले, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कुछ समय पहले श्रीमती झो की यादों के जरिए कई कठिनाइयों के बाद उन्हें आखिरकार एक महिला मिली। इस महिला का उपनाम मा था और वह लंबे समय से एक जादूगरनी थी। उसने दावा किया कि उसके पास आत्माओं से संवाद करने की क्षमता है। कई लोग उससे मृतकों से बात करने की अनुमति मांगने आए। श्रीमती झो इन बातों पर पूरे दिल से विश्वास करती थी। अपने मृत पति से बात करने के लिए उसने उस व्यक्ति की तलाश की। दादी जियांग भी मेरे साथ गई थी, इसलिए मैडम माँ ने उन्हें पहचान लिया। मैडम माँ के अनुसार दादी जियांग बाद में एक बार चुपके से मेरे पास आईं और मुझसे विनती की कि मैं उन्हें उनके बेटे से बात करने दूं, जिसकी मृत्यु 10 साल से भी ज्यादा पहले हो चुकी थी। मैडम माँ ने पैसे लिए और एक मानसिक क्रिया की। उन्होंने विचारों और मुहावरों को पढ़ने की अपनी क्षमता का अभ्यास किया था, यह दिखावा करते हुए कि दादी जियांग के बेटे ने उनमें प्रवेश किया है, ताकि उन्हें कुछ भी संदेह न हो। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और उनका दिल टूट गया था। उस दिन से दादी जियांग अक्सर चुपके से यहाँ आती रहीं और मैडम माँ से अपने बेटे से बात करने की विनती करती रहीं। तभी मैडम माँ को उस साल अपने बेटे की मौत का कारण पता चला। एक दिन कोई व्यक्ति दरवाजे पर आया, मैडम माँ को एक बड़ी रकम दी और उनसे कहा कि मानसिक क्रिया के दौरान उन्हें अपने बेटे के नाम का उपयोग करके दादी जियांग को बताना चाहिए कि उनके बेटे की अन्यायपूर्ण तरीके से मृत्यु हुई है और उसकी आत्मा अभी भी बेचैन है और दादी जियांग से उसका बदला लेने के लिए कहें। महिला पैसों की लालची थी, इसलिए उसने उनकी बात मान ली। दादी जियांग ने बिना किसी संदेह के विश्वास किया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर बाद जब दादी जियांग मैडम माँ से अपने बेटे की आत्मा को बुलाने के लिए कहने आईं, तो दादी जियांग ने बड़बड़ाते हुए कहा कि किसी ने उनकी मदद की है और वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति से बदला लेगी जिसने उनके बेटे को डूबने के लिए तालाब में धकेल दिया था, ताकि वह जल्द ही पुनर्जन्म ले सके। मैडम माँ जानती थी कि दादी जियांग के बेटे को मारने वाला व्यक्ति मैडम झो का भाई था। उस समय जिज्ञासा से उसने अपने बेटे के शब्दों को उधार लिया और पूछा कि वह महान व्यक्ति कौन था। दादी जियांग बिल्कुल भी सतर्क नहीं थी। उसने अपने बेटे को बताया कि वह महान व्यक्ति वामपंथी फेंग यी गोंग की पत्नी थी। दादी जियांग के चले जाने के बाद मैडम माँ को बहुत डर लगा। वह इस पेशे से जीविका चलाती थी और उच्च श्रेणी के कुलीन परिवारों में
सभी प्रकार की भयानक दुष्ट साजिशों को भी जानती थी। अब वह इसमें शामिल हो रही थी। उस व्यक्ति को याद करके जिसने उसे श्रीमती खोंग को धोखा देने के लिए पैसे दिए थे, उसे और भी अधिक चिंता हुई कि वह और अधिक परेशानी पैदा करेगा। क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे और कोई पारिवारिक बोझ नहीं था। कुछ ही दिनों में मैडम माँ ने जल्दी से अपना खजाना पैक किया और भागने की तैयारी की, छिपने लगी और अपने पुराने तौर तरीकों को जारी रखा। अप्रत्याशित रूप से वह दादी झोंग को मिल गई। थोड़ी देर की पूछताछ के बाद मैडम माँ ने अंदर की कहानी बताई जो वह पहले जानती थी। तब से सु नगा हुआंग और दादी जियांग के बीच संबंध सतह पर आ गए। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने दादी जियांग को जहर देकर मारने का आदेश दिया था, वह सु नगा हुआंग थी। पत्र में मैडम जू ने एक वाक्य दोहराया। उसने कहा, आखिरकार सु की माँ उसकी भतीजी थी। हालांकि हाल के वर्षों में उन्होंने शायद ही कभी बातचीत की थी, फिर भी एक पुराना रिश्ता था। खून के रिश्तों को तोड़ना मुश्किल था। अब अपनी पोती के आशीर्वाद से उन्होंने इस संकट का भी समाधान कर लिया है। पुनर्जन्म के नियम का अपना कारण और प्रभाव होता है। उसने वेई शाओ से कहा कि वह उसे चोट पहुंचाने वाली उसकी हरकतों पर ज्यादा ध्यान न दे। अगर वह फिर भी आज्ञाकारी होने से इनकार करती है, तो उसे लोनू के पास वापस भेज दे और उसे झोंगशान के राजा को सौंप दे। क्योंकि लेडी जू ने उसे बताया था, जियो कियाओ ने सोचा कि भले ही सम्राट सु द्वारा वेई शाओ को राजी न किया गया हो, ज्यादा से ज्यादा वह उसे कैद कर लेगा। लेकिन वह शायद ही सोच सकती थी कि वह वास्तव में उसकी नाक काट देगा। वह इतना क्रूर था कि जियो कियाओ उससे भी ज्यादा डर गई थी, जितना कि अगर उसने उस व्यक्ति को मारने का आदेश दिया होता। अपने जीवन में पहली बार, मौखिक या अफवाहों के जरिए नहीं, जियो कियाओ ने व्यक्तिगत रूप से उस आदमी के शातिर तरीकों को महसूस किया जो उसके साथ सोता था, उसका पति। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद है कि कुछ दिन पहले ही उसने उससे कहा था कि अगर उसने उससे शादी नहीं की होती, तो शायद वह बचपन की भावनाओं के कारण सुशी को अपने साथ ले सकता था। वह वाक्य अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था, लेकिन उसने अभी अभी अपना सिर घुमाया था और सुशी ने जो किया था, उसके बारे में जानने के बाद, उसने वास्तव में उसकी नाक काट दी थी। जिस व्यक्ति को उसने पहले से ही अपना दुश्मन मान लिया था, उसके प्रति वह वास्तव में निर्दयी था। उसके शब्द बेहद क्रूर और तेज थे। उसे कल रात का उसका बेतुका सवाल याद आ गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने उससे कुछ छिपाते हुए कोई अजीब व्यवहार किया था। कल रात उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने के बाद उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब था। उसका दिल अचानक बेचैन हो गया। आज सुबह की खबर की वजह से जियाओ कियाओ का दिल दुख और डर से भर गया। साथ ही खुशी है कि उसने पहले से तैयारी कर ली थी, अपने पिता को युद्ध में जाने के लिए तैयार होने के लिए मना लिया। भले ही अंत में डुएन चाओ की सेना उन मजबूत लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, यह पिछले जीवन की तरह कुछ भी नहीं करने से बेहतर था। इसलिए जब वेई शाओ रात को लौटा, तो टियो क्यू अभी भी मुस्कुराया और उससे हमेशा की तरह बात की, असहज महसूस कर रहा था। जब वे दोनों बिस्तर पर गए, तो निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा करने में कोई कमी नहीं की। ऐसा लग रहा था कि जब से वह टायहा जिले से लौटा है, लगभग हर रात वे दोनों ऐसा करते हैं। समाप्त करने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक हाथ से टियो क्यू की छाती पर मांस के दो नरम ढेर को मसल रहा था। धीरे धीरे रुक गया। उसका हाथ अभी भी पहले की तरह लिपटा हुआ था और फिर सो गया। टियो क्यू ने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। 200 बार गिनने के बाद उसने चुपचाप अपनी आंखें खोलीं और चुपके से उसके चेहरे को देखा।
पिछली रात जब उसने सुशी की नाक काट दी थी, तो वापस आने पर उसने सबसे पहले उससे यही पूछा कि क्या उसके पीछे उसकी कोई मंशा थी। कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बारे में उसे अभी तक पता नहीं था। अचानक वी शाओ ने अपनी आंखें खोली, उसकी निगाहों का सामना किया। उसकी आंखें काली और चमकीली थी, आंसुओं से चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आड़ू के फूल खिल रहे हों। हर बार जब वह उससे प्यार करता, तो उसकी आंखें ऐसे ही बदल जातीं। बहुत सुंदर। मेरी तरफ देख रही हो, उसने भौहें सिकोड़ी। जियाओ कियाओ अचानक पकड़ी गई, उसका दिल धड़क उठा। जैसे ही वह अपना सिर हिलाने वाली थी, वह एक पल के लिए झिझकी और फिर भी पूछा, तुमने कल रात मुझसे ऐसा क्यों पूछा? वी शाओ दंग रह गया। फिर उसने अजीब तरह से जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। जियाओ कियाओ को अभी भी उसे घूरते हुए देखकर उसने खांसी की। मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं जिन यांग में अपना काम खत्म करने वाला हूँ। तुम पहले अपना सामान तैयार करो, हम कुछ दिनों में निकल जाएंगे। शिन जाओ पहला $। कुछ दिन शिंदू में रहो, मैं अपना काम निपटाकर युयांग लौट जाऊंगा। उसने उसकी ओर देखा और कहा। जियाओ कियाओ विचलित थी, लेकिन उसका मूड अचानक सुधर गया। वह 7 या 8 महीने से जिन्यांग में थी। पहले ट्रांत हुई, फिर तो नगा हुआंग। यह कोई खुशी की बात नहीं थी। आखिरकार वह जा सका। टिंडो वह शहर था जहां टियू कियू को शादी के लिए लाया गया था जब उसने अभी अभी ngु थियू से शादी की थी। हालांकि उस समय दोनों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण थे। शादी के अगले दिन वी शाओ ने जियाओ कियाओ को विदा किया। लेकिन अजीब बात यह है कि जियाओ कियाओ की उस गढ़ के बारे में धारणा बहुत अच्छी थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि डर और अकेलेपन के समय जब वह शिन पैलेस में रहती थी, तो वह वेदी पर चढ़ सकती थी और दूर तक देख सकती थी। अब भी जब जियाओ कियाओ ने अपनी आंखें बंद की, तो वह अभी भी स्पष्ट रूप से उस गोधूली की कल्पना कर सकती थी जब वह वेदी पर चढ़ती थी और शहर की दीवारों के बाहर जंगल को देखती थी। सूरज पश्चिम में डूबता था। उस गढ़ में जाने में सक्षम होने के कारण वह भी खुश थी। इसके अलावा बहुत जल्द वह मैडम जू से फिर से मिल पाएगी। कल मैं चलूंगी, वी शाओ मुस्कुराई और सिर हिलाया। अध्याय 119। कुछ दिनों के बाद वेई शाओ ने फिर से बात की और आधे महीने बाद जियाओ कियाओ को लंबी गर्दन के साथ प्रतीक्षा करवाई। महीने के अंत तक वे रवाना नहीं हो सकते थे। उसका और वेई शाओ का सामान पहले से ही तैयार था। ठंडे, धूप वाले मौसम का फायदा उठाते हुए जियाओ कियाओ ने साफ सुथरे कपड़े पहने और वेई शाओ के साथ खुशी खुशी बाहर निकल गई। जिन्यांग से शुरू होकर वे सीधे पूर्व की ओर बढ़े, गुझाओगो के पिंगयू और जूलू काउंटियों से गुजरते हुए और अंत में जी झो, एनपिंग काउंटी और वहां से शिनडू पहुंचे। दिन में यात्रा करते हुए, रात में रुकते हुए, यात्रा 10 लंबे दिनों तक चली। वेई शाओ को डर था कि जियाओ कियाओ सड़क पर ऊब जाएगी, इसलिए उसने घोड़े की सवारी नहीं की, बल्कि गाड़ी में चढ़ गया और उसके साथ बैठ गया। वह बहुत अनिच्छुक लग रहा था। जियाओ कियाओ को छू गया लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। पति, इस तरह से पीड़ित होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी इच्छानुसार घोड़े की सवारी कर सकते हैं। With Xuan Niang sitting with me, I won't be sad. These words were sincere to Xiao Kiao. She felt that sitting with Xuan Niang was much more comfortable and enjoyable. As for sitting with him, not to mention having to serve the rich man on the way there, Xiao Kiao could imagine the things that could happen on the way back. She didn't like that. Wei Shao's eyes were very sincere. For man,
It's okay for me to suffer a little. So she happily decided like that. The big carriage stopped outside the main door. Xuan Niang very tactfully sat with the maid in another carriage. Xiao Kiao got into the carriage. After sitting down, she looked at the scenery outside not far away. Wei Shao was saying goodbye to Li Chong, Zheng Jian, and Wei Liang who came to see them off. Gongsun Yang had already arrived at Xiandiu some time ago. Li Chong, Zheng Jian, and Wei Liang continued to stay here. Xiao Kiao waited for a while. Wei Shao finally turned around and got on the horse. Getting inside, you waited long, नहीं? Xiao Kiao ने सिर हिलाया. हाँ, वेई शाओ ने उसे देखकर मुस्कुराया, उसके ठीक बगल में बैठ गया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे जाने का निर्देश दिया. वेई शाओ के अधीनस्थों की विदाई के साथ गाड़ी आगे बढ़ी. जियाओ कियाओ को उस गढ़ से दूर ले गई जहां वह आधे साल से ज्यादा समय से रह रही थी. उस गढ़ में जो घटनाएं हुई थी वे समाप्त हो गई थी. सु नगा हुआंग ने अपने पापों के लिए रोते हुए एक खूनी पत्र छोड़ा. कल रात वह जिन्यांग से निकलकर लोनो की ओर चल पड़ी. गाड़ी शहर के पूर्वी गेट से निकल गई और शहर को पीछे छोड़ दिया. जियाओ कियाओ वेई शाओ की छाती से लिपट गई. उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह एक ऐसी इंसान थी जो किसी भी परिस्थिति में आसानी से ढल सकती थी. एक जगह पर लंबे समय तक रहना कमोबेश भावनाओं को जन्म देता है, लेकिन इस शहर ने उसे कोई अनिच्छा महसूस नहीं कराई. वह बस जल्दी से निकल जाना चाहती थी. गाड़ी सीधे उत्तर की ओर चली गई, जिनयांग को छोड़कर झोंगशान की राजधानी लू की ओर. यात्रा बहुत धीमी थी. दक्षिण की ओर जाते समय गाड़ी बेहद सुव्यवस्थित थी. अब उत्तर की ओर लौटते समय यह उदास और अंधेरा था. बूढ़ी नौकरानियों, गीली नर्सों और परिचारिकाओं का समूह सभी सीप की तरह चुप थे. यहाँ तक कि उनके चेहरे भी ऐसे लग रहे थे जैसे वे अपने माता पिता के खोने का शोक मना रहे हों. वे सभी लेफ्ट फेंग यी गोंगफू सु परिवार के नौकर और परिचारिकाएं थे जो सु परिवार पर निर्भर थे. सु परिवार उनका आकाश था. हर कोई जानता था कि झोंगशान के सु परिवार की बेटियां स्वर्ग द्वारा दिए गए एक महान भाग्य के साथ पैदा हुई थी. वे इस यात्रा में दृढ़ विश्वास रखते थे, पूरी तरह से वफादार थे और पूरे रास्ते उनका अनुसरण करते थे. सुशी की शादी हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए हैं. तब से लेकर आज तक वे लोयांग में ही रहते हैं. पिछले महीने ही जब वे दक्षिण की ओर जाने की तैयारी के लिए लूनू से निकले थे, तब भी वे उत्साहित और खुश थे. लूनू में आधे साल तक एकांतवास में रहने के बाद वह आखिरकार फिर से दक्षिण की ओर जाना चाहती थी, लुओयांग जाना चाहती थी. लुओयांग में वह साल लेडी यूलो के लिए भी सबसे शानदार समय था. सारी शोहरत और दौलत ने उसे घेर लिया था. आज तक वह याद कभी फीकी नहीं पड़ी. अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो यह अभी भी गौरवशाली लगता है. उस समय घोषणा का सिर्फ एक शब्द उस जगह तक पहुंच जाता. कौन सोच सकता था कि लियू ली की मृत्यु हो गई है और महिला विधवा हो गई है. फिर भी उन्होंने फिर भी विश्वास नहीं खोया, क्योंकि महिला अभी भी वहां थी. चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, जब तक वे उसे अपनी ठोड़ी उठाते हुए उसके चेहरे पर एक रानी के अहंकारी रवैये के साथ देखते हैं जिसे वे फिर कभी नहीं देखेंगे, वे स्वेच्छा से उसके पैरों पर घुटने टेकते हैं, यह विश्वास करते हुए कि उसकी अतिशय शक्ति एक बार फिर से फैल जाएगी. और आज तक पिछले 10 वर्षों का सुंदर सपना एक पल में भ्रम की तरह बिखर गया था. सभी की आंखें पूरी तरह से उदास थी. लगभग 10 दिन बाद जब वे चांगशान काउंटी पहुंचे, लू नू के और करीब पहुंचते हुए
लोगों के इस समूह के मन में दूसरे विचार आने लगे। उनके दिल की गहराई में महिला से संबंधित पौराणिक अत्यंत महान भाग्य के बारे में संदेह के बीज धीरे धीरे बढ़ रहे थे और खिल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि अंत में, अंतिम दिनों में जिन्यांग में रुकी मैडम के साथ क्या हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि मैडम ने यान्हो वेई शाओ को नाराज किया और उसके द्वारा उसे क्रूरता से दंडित किया गया। हालांकि यह पता नहीं था कि सजा कैसी थी, लेकिन गुप्त रूप से अफवाहें फैलने लगी थी। मैडम का चेहरा बिगाड़ दिया गया था। लुओयांग में सबसे खूबसूरत होने के लिए मशहूर महिला के लिए हर कोई समझ गया कि इसका क्या मतलब है। इसके अलावा उस रात के बाद मैडम ने पूरी रात अपना चेहरा ढक कर रखा, गाड़ी में सवार होकर जिन्यांग से चली गई और पूरे रास्ते अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया। सब कुछ उनके बगल में बैठी दादी सु ने बता दिया था। उसने गाड़ी की खिड़कियां कसकर बंद कर दी, जिससे मौत की भारी गंध आ रही थी। एक खूबसूरत ताबूत की तरह दिन के उजाले में भी यह लोगों को असहज महसूस करा सकता है। वे संदेह, चिंता और घबराहट करने लगे। अगर यह वास्तव में सच था, तो भविष्य में वे क्या उम्मीद कर सकते थे और क्या उम्मीद कर सकते थे? कुछ दिनों पहले दादी सु ने 2 नौकरानियों को कड़ी सजा दी, जिन्होंने उनकी पीठ पीछे अपने मालिक की आलोचना करने की हिम्मत की और उन्हें उनके द्वारा पकड़ लिया गया। लेकिन इससे भी अफवाहों को रोका नहीं जा सका। आज तक वे अस्थायी रूप से चांगशान काउंटी में रुके थे, और वह 3 दिनों के लिए एक अस्थायी पड़ाव था। महिला अपना चेहरा दिखाए बिना सराय में रही। 3 दिन बाद, जब सभी लोग और अधिक भयभीत हो रहे थे, वह महिला जिसे उन्होंने कई दिनों से नहीं देखा था, अचानक उनके सामने आ गई। जब उन्होंने महिला को देखा, तो वे दंग रह गए। लेडी यूलो ने अपने बाल ऊपर बांधे हुए थे और फूलों की पोशाक पहनी हुई थी। उसका मेकअप सुंदर था, बिल्कुल उसकी पुरानी शैली की तरह। उसके चेहरे पर तितली के आकार का आधा चेहरा वाला मुखौटा था। तितली ठोस सोने से बनी थी, बेहद नाजुक रत्नों से जड़ी हुई थी, जो उसके चेहरे के बीच को ढक रही थी। केवल उसकी खूबसूरत आंखें और लाल होंठ दिखाई दे रहे थे, जो उसकी नाक को पूरी तरह से ढक रहे थे। न केवल यह उसकी सुंदरता को प्रभावित नहीं करता था, बल्कि इसके विपरीत यह थोड़ा रहस्य भी जोड़ता था। तीखी आंखें मुखौटे के माध्यम से नौकरानियों और नौकरों के समूह को देखती थीं। सभी कांपते थे और जल्दी से अपना सिर झुका लेते थे। लुओयांग के लिए दादी सु उसके पास खड़ी थी और ऐसा कहा। 10 दिनों की यात्रा के बाद उस दिन वेई शाओ का समूह शिंडू पहुंच गया। कुछ दिन पहले गोंगसुन यांग पहुंची थी। एक्साइनडियू लायुक्सियांग और एक्साइनडियू लिंग को यह भी पता था कि वेई शाओ यहाँ अगले कुछ दिनों के लिए रहेंगे। वेई शाओ ने उन्हें विशिष्ट यात्रा कार्यक्रम के बारे में सूचित नहीं किया था। उस रात एक्साइनडियू के लोगों ने देखा और एक्साइनडियू पैलेस में वेदी पर एक उज्ज्वल दीपक जलाया, जैसे कि जूनहो की भव्य शादी के दिन, और उसके बाद ही उन्हें पता था कि जूनहो ने शहर में प्रवेश किया था। वेई शाओ ने एक पैर के साथ एक्साइनडियू पैलेस में प्रवेश किया था, और वह पहले से ही गोंगसन यांग, एक्साइनडियू शहर में था। शाओ उससे मिलने गया, इसलिए वह पहले जा डोंग निवास पर गई और खुद ही सब कुछ व्यवस्थित किया। टिन पैलेस में पुरानी गीली नर्सों को उनके सम्मान का भुगतान करने के लिए बुलाया गया था। कुछ देर की व्यस्त व्यवस्था के बाद यह प्रकाश का समय था। जुआन नूंग आया और चिल्लाया, कहा कि रात का खाना तैयार है। वेई शाओ अभी भी वापस नहीं आया था। जियो क्याओ ने उसे उसके लौटने का इंतजार करने और फिर साथ में खाना खाने के लिए कहा, लेकिन इंतजार करने का कोई मतलब नहीं था। जियो क्याओ ने बैठकर दाई क्याओ द्वारा भेजे गए पत्र की समीक्षा की। पिछले साल के अंत से
जब वह दक्षिण से लौटी, पलक झपकते ही आधे साल से अधिक समय बीत गया। हालांकि जियो कियाओ और दाई कियाओ को मिलने का मौका नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने समय समय पर पत्रों का आदान प्रदान किया। रास्ता लंबा था, दक्षिण और उत्तर के लोगों के साथ न जाने कितने क्षेत्रों से गुजरना था, पत्र भेजना आसान नहीं था। मार्च में, जब जियो कियाओ अभी भी जिनयांग में थी, उसने अनुमान लगाया कि दाई कियाओ ने शायद एक बच्चे को जन्म दिया है। उस समय, क्योंकि वह उसे याद करती थी, उसने एक पत्र लिखा और जिया तू से किसी को लिन्ह बिच के पास भेजने के लिए कहा। बच्चे की स्थिति के बारे में पूछें, साथ ही हुई शुई में हाल ही में हुए युद्ध की स्थिति के बारे में भी पूछें। 2 महीने पहले जियाओ कियाओ को आखिरकार दा कियाओ से जवाब मिला। पत्र में दा कियाओ ने लिखा कि साल की शुरुआत में उसकी बहन ने सफलतापूर्वक एक बेटे को जन्म दिया था और बीजे बहुत खुश थी। जब उसने जियाओ कियाओ को लिखा तो उसके बेटे ने अपना पहला महीना पूरा किया था और वह बेहद प्यारा था। बीजे अपने बेटे को एक खजाने की तरह प्यार करती थी और उसने उसके प्रति अपना मन नहीं बदला था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन युद्ध की स्थिति के बारे में जो जियाओ कियाओ ने अभी पूछा था, हालांकि उसका लहजा कोमल था, केवल 1 या 2 वाक्य कह रहा था, लेकिन उन पंक्तियों के माध्यम से जियाओ कियाओ अभी भी दा कियाओ की खामोश उदासी को महसूस कर सकता था। दा कियाओ ने कहा कि साल की शुरुआत में जू ताई की मृत्यु हो गई और जू ताई के सबसे बड़े बेटे जू एन ने उसका बदला लेने के लिए सैनिकों का नेतृत्व किया और दूसरी लड़ाई भी बीजे ने ही दोहराई थी। तीसरी बार दोनों पक्षों ने कई दिनों तक लड़ाई लड़ी और अंत में पेंगचेंग में लड़ाई हुई। बस जब बीजे जीतने वाला था तो यांग शिन ने अचानक अपने सैनिकों को लिंग बाय पर हमला करने के लिए जल्दबाजी में अपने सैनिकों को वापस ले लिया। एक अभी भी उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है और अंत में वे दोनों अपने सैनिकों को एक के बाद एक वापस ले गए। गीत अनुपस्थित दिमाग हो गया और अचानक चुन नियांग को बाहर से जोर से बाहर बुलाकर दक्षिणी सेना जियो कियाओ ने अपना सिर उठाया और वेई शाओ को जल्दी से देखा। उसने जल्दी से पत्र रख दिया। तुम क्या देख रहे हो? वेई शाओ उसके पास गया। जियाओ कियाओ पहले तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों को घूरते हुए देखकर उसने सोचा कि छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उसने सीधे कहा, कुछ महीने पहले मेरी बड़ी बहन ने मुझे एक पत्र भेजा था। मेरे पास अभी करने को कुछ नहीं था, इसलिए मैंने इसे फिर से पढ़ने के लिए निकाल लिया। क्यू क्यू ने बोलना समाप्त किया और पत्र को वापस बक्से में रख दिया। वेई थ्यू की आंखें उसके चेहरे पर टिकी थीं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने अभी अभी तुम्हें मदहोशी में देखा। कुछ नहीं, टियू क्यू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस साल की शुरुआत में मेरी बहन ने लैन नी को जन्म दिया। अब वह 5 या 6 महीने का है। मैंने सुना है कि वह बहुत प्यारा है। दुर्भाग्य से सड़क बहुत दूर है। अन्यथा मैं भी अपने भतीजे को गले लगाने के लिए लिन्ह बिच जाना चाहता हूँ। वेई शाओ ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। आप किसी और के बच्चे को क्यों गले लगाएंगे? उसने मेरे लिए भी एक बच्चे को जन्म दिया। क्या वह पहले से ही गर्भवती नहीं थी? क्यू क्यू थोड़ा असंतुष्ट था। मेरी बहन का बच्चा किसी और का बच्चा क्यों है? मुझे चाची कहो। ठीक है, मैंने गलत कहा। वेई शाओ हंसे। एजी ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि अब यांग शिनजू ताई के बेटे के साथ गठबंधन बनाना चाहता है, ताकि दोनों पक्ष एक साथ मेरे बहनोई पर हमला कर सकें। डोंग टिन बहुत समय पहले ही टिएट परिवार के खिलाफ हो गया था। वह अब गठबंधन क्यों बनाना चाहता है? क्या पति को इस बारे में पता है? जैसे ही जियो कियाओ का जिक्र हुआ, उसने लापरवाही से पूछा। वी शाओ निश्चित रूप से उससे ज्यादा जानता होगा। उसके चेहरे का रंग नहीं बदला।
शरणार्थियों के नेता। उसने जियो कियाओ की ओर देखा और अपना स्वर बदल दिया। बी ट्रे ने जू ताई को मार डाला और जू परिवार के साथ दुश्मनी कर ली। टिए टेम शायद बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने डोंग तिन से शांति की मांग की। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने देखा कि टियो कियू ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा और अपने पेट को छुआ। यार, मुझे अभी अभी बकवास में घसीटा गया है। मुझे भूख लगी है। क्यू क्यू को पता था कि वेई थियू अभी भी बी ट्रे को नीची नज़र से देखता है। इसके अलावा पिछली बार जब वे मुझे लेने आए थे तो मिलते ही उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी। अब यह देखते हुए कि वह और अधिक नहीं कहना चाहता था, उसने कुछ और नहीं कहा ताकि उसे गलतफहमी न हो कि वह चाहती थी कि वह बी ट्रे की मदद करे। उसने जवाब दिया, आपके खाने का इंतजार कर रही हूँ। अध्याय 120। जिझो में 9 जिले और 78 काउंटी हैं, जो यूझो के उत्तर में हैं और जिझो के दक्षिण में पीली नदी बेसिन के प्रांत है। भौगोलिक दृष्टि से या रणनीतिक दृष्टि से यह स्थान वी शाओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले साल से वी शाओ जिंगझो युद्ध में व्यस्त थे, फिर उन्होंने पश्चिम पर विजय प्राप्त की, इसलिए वे फिर कभी जिझो नहीं गए। अब जबकि पश्चिम का शांतिकरण पूरा हो चुका है, तो फिलहाल कुछ नहीं करना है। अगर हमें यूझो लौटना है तो हमें पहले जीझो से गुजरना होगा। इस यात्रा का उद्देश्य गश्त करना भी है। दिन के समय उसका चेहरा लगभग अदृश्य था। जून हो का स्वागत करने के लिए हर जगह से गवर्नर यहाँ आते थे। पहली रात को छोड़कर जब वे दोनों आए, जियो कियाओ ने वेई शाओ के साथ भोजन किया। अगले कुछ दिनों तक शियाओ कियाओ को अकेले ही खाना खाना पड़ा। शिन पैलेस में हर रात वेई शाओ बहुत देर से लौटती थी। शियाओ कियाओ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वेई शाओ उसे छुट्टी मनाने या किसी तरह की खुशी की तैयारी के लिए यहाँ लाया है। ज्यादा से ज्यादा जब उसने पहली बार अपनी यात्रा शुरू की थी तो उसने चुपके से इसका सपना देखा था। आखिरकार यहीं पर उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और यहीं पर उनकी शादी भी हुई थी। हालांकि यहाँ पहुँचने के बाद उसने उस विचार को कुचल दिया। इसे निराशाजनक या कुछ भी नहीं माना। शायद उसे भी अकेले समय बिताने की आदत थी। दिन के समय वह पहले की तरह वेदी पर चढ़ जाती, शिन पैलेस के सामने आने जाने वाले बहुत से लोगों को देखती, आगे पीछे भागती या थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने निकल जाती। बेशक जियासी को उसकी रखवाली के लिए वहां रहना पड़ता था। अब तक जियासी को भी धीरे धीरे उसकी आदत पड़ने लगी थी। वह सिर्फ 25 या 26 साल का दिखता था, लेकिन किसी कारण से उसने शियाओ कियाओ को बेहद परिपक्व होने का एहसास दिलाया। शायद इसलिए कि उसने पहले ही जिम्मेदारी ले ली थी। वह बचपन से ही एक बहादुर कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था और वह शांत और मौन भी था। उस मामले में जियो कियाओ के प्रति वह निश्चित रूप से कुछ भी अनावश्यक नहीं कहेगा। वह शायद ही कभी उसकी आंखों में सीधे देखता था। लेकिन अब जब जियो कियाओ को बाहर ले जा रहा था, हालांकि उसका रवैया अभी भी पहले की तरह सम्मानजनक था, अगर जियो कियाओ उससे कुछ पूछती तो वह उसे कुछ वाक्यों का जवाब देता। समय उड़ गया और पलक झपकते ही 7 या 8 दिन बीत गए। एक दिन जब अंधेरा हो रहा था, वेई शाओ की आकृति जायंग निवास में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि सब कुछ हल हो गया है और वह कल युयांग लौट आएंगे। उन दोनों ने साथ में खाना खाया। रात के खाने के बाद वे अपने कमरों में लौट आए और रोशनी चालू कर दी। अचानक वेई शाओ को याद आया और उसने जल्दी से पूछा, मैं पिछले कुछ दिनों से इतना व्यस्त रहा हूँ कि मैं आपके साथ नहीं आ पाया। क्या तुम मुझे दोषी ठहराते हो? क्यू क्यू ने अपना सिर हिलाया, ऐसा कैसे हो सकता है?
मुझे पता है कि मेरे पति व्यस्त हैं। वेई शाओ ने कहा, क्या आप कहीं जाना चाहते हैं? मैं आपके साथ चलूंगा। जियो कियाओ मुस्कुराई, मैं भी कहीं नहीं जाना चाहती। मैं आपको डैन ताई के पास ले जाऊंगी। मुझे वहां चढ़े हुए बहुत समय हो गया है। वेई शाओ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। जियो कियाओ के पास अभी कुछ भी कहने का समय नहीं था। वह शाम के समय प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी थी, लेकिन उसे इतना उत्साहित देखकर उसके पास उसके साथ जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेई शाओ ने उसका हाथ पकड़ा और जा डुओंग निवास से बाहर चला गया। रास्ते में उन्हें बूढ़ी नौकरानियों और नौकरानियों का एक समूह मिला। सभी ने जल्दी से झुककर सलाम किया। जियो कियाओ को उसने घसीटा और सामने बड़े हॉल में ले गया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, वह अचानक रुक गया और अपना सिर घुमाकर देखने लगा। मैंने पहले ही यहाँ आपको अपना सम्मान दे दिया था। वह पलटा, जियो कियाओ को देखा और कहा। जियो कियाओ ने अपने होठों को सिकोड़ा, क्या तुम्हें अभी भी याद है? वेई शाओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी 10 उंगलियां उसकी आस्तीन के नीचे कसकर जकड़ी हुई थी और उसे अपने साथ खींचना जारी रखा। वे दोनों डैन दाई की सीढ़ियों के नीचे रुक गए। सूर्यास्त ने लंबे और मजबूत डैन दाई को ढक लिया। वेई शाओ ने ऊपर देखा। यह डैन दाई लगभग 10 झांग ऊंची थी, जिसमें कुल 81 सीढ़ियां थी। हर बार जब वह ऊपर चढ़ती, तो जियो कियाओ थोड़ी देर बाद रुक जाती, बस आसपास के दृश्यों का आनंद लेने के लिए। वेई शाओ थोड़ा नीचे झुकी। जियो कियाओ ने उसकी ओर देखा। मेरी पीठ पर चढ़ो, उसने कहा। जियाओ कियाओ ने तुरंत मना कर दिया। मैं जून हो के शरीर पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकती। वेई शाओ ने जवाब दिया, सिर्फ तुम ही मुझे आदेश दे सकते हो। जियाओ कियाओ मुस्कुराई। वह अब विनम्र नहीं थी। वह उसके कंधे से चिपक गई और उसकी पीठ पर चढ़ गई। वेई शाओ ने उसके नितंबों को मजबूती से सहारा दिया। धीरे धीरे जियाओ कियाओ को डैन दाई के शीर्ष पर ले गया। उसने उसे नीचे रखा, उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डालीं और उसे डैन दाई के बीच में, दोनों तरफ बादलों और ड्रैगन से उकेरे गए जेड पत्थर के मंच पर बैठा दिया। पत्थर के मंच पर अभी भी वह गर्माहट थी जो पूरे दिन अवशोषित हुई थी और नष्ट नहीं हुई थी। गर्मियों के कपड़ों की एक पतली परत से अलग मंच पर बैठी, उसकी त्वचा पर पड़ रही गर्मी ने टियू कियू को बेहद आरामदायक महसूस कराया। उस पल, उसके सिर के ऊपर गहरा नीला आसमान धीरे धीरे चमकीला होता गया। गर्मियों की रात की हवा डैन ताई की ओर सभी दिशाओं से बह रही थी, उसके अस्त व्यस्त बालों को उड़ा रही थी और वेई शाओ की चौड़ी आस्तीन को लहरा रही थी। जियो कियाओ ने एक तौलिया निकाला और उसके माथे से पसीना पोंछा। उसने एक हाथ पत्थर की सतह पर रखा, उछलकर उसके बगल में बैठ गया, उसकी कलाई पकड़ी और उसे धीरे से खींचा। जियो कियाओ उसके सीने से चिपक गई। उसने जियो कियाओ को गले लगाया, उसकी ठोड़ी उसके माथे के बालों से रगड़ रही थी और संकोच से पूछा, तुम पिछले कुछ दिनों से क्या कर रही हो? जियो कियाओ ने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मुझे बताओ, उसे मुझसे यह बात छिपाने मत देना। अगर मैं यह कह भी दूं, तो भी तुम्हें यह सुनना पसंद नहीं आएगा। कहो, बेहद दबंग। टियू कियू ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, आप क्या कर सकते हैं? मुझे याद है कि जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो आपने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था। वी शाओ ने कुछ नहीं कहा। क्या आप भूल गए हैं? जियो कियाओ की छोटी भुजा उसकी पलकों के नीचे पहुंच गई, उसकी उंगलियां फैल गईं और वह प्रत्येक घटना को याद करने लगी। जब हम पूजा कर रहे थे, तो मैं देख सकती थी कि आपका चेहरा कितना अधीर था। उसने न केवल यह काम औपचारिकता से किया, बल्कि उसने अपने मन में मेरा मजाक भी उड़ाया। तुम गलत हो,
उसकी आवाज बहुत शांत थी। बेशक वह उसे नहीं बता सकता था। जब उसने उसे शादी में देखा तो उसने ठंडे मन से सोचा, कियाओ परिवार ने सोचा कि यहाँ एक सुंदर बेटी को भेजकर वे अपने सभी पुराने कर्ज मिटा सकते हैं। कियाओ परिवार बहुत मूर्ख है। वह उनके जैसा मूर्ख कैसे हो सकता है? आप शादी की रात आराम से सोए थे, लेकिन आधी रात को मैं ठंड से जाग गया और खुद को गर्म करने के लिए कंबल के कोने का उपयोग करना चाहता था, लेकिन गलती से आपसे इसे समायोजित करने के लिए कहा और आपने अपनी तलवार भी निकाली और मुझे तान दी। क्या मैंने अपनी तलवार तुरंत नहीं रख दी थी? उसने उसे बिस्तर भी दिया। उसका स्वर अभी भी पहले की तरह शांत था। वह उसे यह भी नहीं बता सकता था कि उस समय वह बेहद डरी हुई लग रही थी, इस हद तक कि उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। फिर भी वह उसकी तलवार के सामने शांत रहने की कोशिश कर रही थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका दिल दुख गया और उसे मजा आया। और ट्यूक्यू ने अपनी उंगलियों पर गिनती जारी रखी। अगली सुबह तुम मुझे फिर से nguडुओंग के पास ले आए। पति, तुम्हारा दिल बहुत क्रूर है। इस बार वेई शाओ ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने उसे गौर से देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, धीरे धीरे करीब आया और अचानक दूसरे व्यक्ति के होठों को चुमा जो अभी भी बिना रुके हिल रहे थे। जियो कियाओ ने मना करने के इरादे से दो ध्वनियां की, फिर धीरे धीरे आज्ञाकारी। एक बहुत लंबा चुंबन आखिरकार खत्म हुआ। उनके होंठ अलग हो गए। ट्यूक्यू ने वेई शाओ की चौड़ी, मोटी और मजबूत पीठ को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। पति, क्या आपको मुझसे शादी करने का कभी पछतावा हुआ है? उसने उससे पूछा। जियाओ कियाओ ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी खूबसूरत आंखें उसके सिर के ऊपर के सितारों को प्रतिबिंबित कर रही थी। उसकी आत्मा अंदर की ओर खींची हुई लग रही थी, दूर देखने में असमर्थ। मैन, अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो क्या तुम मुझे अपने दिल में रख सकते हो? उसने कर्कश स्वर में उससे पूछा। वे दोनों चुप थे, एक दूसरे को देख रहे थे। उसकी सांसें और तेज हो गई। अचानक उसने कुछ नहीं कहा। उसे जेड़ पत्थर पर दबा दिया जिसमें अभी भी गर्मी थी। एक क्रूर जानवर की तरह उस पर झपट पड़ा। उन दोनों ने अपने गंदे कपड़े ठीक किए और अंत में डैन दाई से नीचे सरक गए। जियाओ कियाओ के पैर लंगड़े होने लगे थे। उसकी कमर के चारों ओर उसके हाथ की बदौलत उसने धीरे धीरे उसे जाडोंग निवास पर वापस ले जाया। एक बूढ़ी नानी संदेश देने के लिए आगे बढ़ी। अभी अभी मिस्टर कांग टन को जून हो से कुछ लेना देना था। उसने जून हो को टिन हाउ में मिलने के लिए आमंत्रित किया। वेई शाओ के चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी दिखी, लेकिन यह जल्दी ही गायब हो गई। उसने बिस्तर पर लेटी हुई ट्यूक्यू को गले लगाया, उसके गुलाबी गालों को चूमा, उससे कहा कि वह पहले सो जाए और उसका इंतजार न करे। उसने अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करने के लिए अपना सिर झुकाया और फिर दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। कांग टोन डोंग मीटिंग हॉल में इंतजार कर रहा था। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जब वह उसे खोजने आया तो उसे पता चला कि वेई शाओ और नु जून डैन दाई में एक साथ चल रहे थे। इसलिए उसने कहा कि जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए यहाँ आया। उसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया, धीरे धीरे आगे पीछे चलते हुए, सोचते हुए। अचानक मजबूत कदमों की आवाज आई। कोंग टोन डोंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वेई थिएउ तेजी से अंदर चला आया था। वह जल्दी से आगे बढ़कर उनका स्वागत करने लगा। वेई शाओ बैठ गया और सीधे बोला, क्या आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं? सर, देर हो रही है। तुम मुझसे मिलने यहाँ क्यों आए हो? गोंगसुन यांग ने उत्तर दिया, हमें मार्क्विस की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी
डोंग तिन ने एक दूत को सारी रात दौड़कर यह समाचार यहाँ लाने के लिए भेजा है। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जून हो को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। वेई शाओ ने सुना कि यह यांग शिन से संबंधित था। उसकी अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। वह थोड़ा आगे झुका और पूछा, क्या हुआ? गोंगसुन यांग ने एक युद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक युद्ध रिपोर्ट पत्र। पिछले महीने यांग शिन ने वेई शाओ की योजना का पालन किया। उसने अपने सैनिकों को हाओशान में और जुआन को जियाक्यू में तैनात किया। उन्होंने उत्तर और दक्षिण से बिजे शरणार्थियों के नेता पर हमला किया। बिजे को घेर लिया गया। यांग शिन ने शुरू में सोचा था कि शरणार्थियों का नेता टोकरी में केकड़े की तरह था और उसे भागने में मुश्किल होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बीजे जू एन की जू झो सेना की तरह कपड़े पहनेगा और यांग शिन की सेना में शामिल होने के लिए हाओ शान जाने की पहल करेगा। यांग शिन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बीजे उससे मिलने आने की हिम्मत करेगा। पहले तो उसने सोचा कि यह जू एन के आदमी हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि जू एन का अपने सैनिकों को यहाँ ले जाने का क्या उद्देश्य था। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने लड़ने का अवसर खो दिया। बीजे ने हमला शुरू किया, इसलिए वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उस लड़ाई में डोंग तिन हार गया और हाओ सोन को खो दिया। अब बी ट्रे के हाथों में न केवल लिन्ह बिच था बल्कि हाओ सोन भी था। डोंग तिन एक असुविधाजनक स्थिति में आ गया। एक पल के लिए उसे समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना है, इसलिए उसे यहाँ एक संदेशवाहक भेजकर सूचित करना पड़ा। वेई शाओ ने यांग शिन द्वारा भेजे गए पत्र को जल्दी से पढ़ा। उसका चेहरा उदास था। धमाके से उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। गुस्से से कहा, यांग शिन बहुत बेकार है। वह तो शरणार्थियों का एक नेता मात्र था और वह उसे पकड़ भी नहीं सका।